आपके अपने चैनल धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पांडे आज आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के ऐसे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को स्थान दिया गया है जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और ये वीडियो लगभग 1 घंटे का होने वाला है। आप लोग इस पूरे वीडियो में बने रहना, जिससे आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग सामान्य विज्ञान के सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बताना है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर की जाती है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में, पास्कल में। तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता का मापन जो है वो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। अब यहाँ से कई प्रश्न हम लोगों के बन रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रिएक्टर पैमाना किसे कहा जाता है। तो किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघुगणक को रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टर पैमाना कहा जा सकता है। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए आघूर्ण परिमाण पैमाना प्रयोग किया जाता है। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, MS, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम क्या है। तो रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना, अर्थात रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल, RMTS रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इसका विकास कब हुआ था। तो रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने मिलकर किया था। कब किया था? 1935 में। इसका विकास कब हुआ था? 1935 में। और किसने किया था? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। यहाँ पर बताना है कौन सा ईंधन ऐसा है जो न्यूनतम वायु करता है। ऑप्शन दिया गया है मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। सभी प्रकार के ईंधनों में हाइड्रोजन जो है उसका ऊष्मीय मान जो होता है वो 150 होता है, जो कि सभी ईंधनों में सर्वाधिक होता है। और जिसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है वह उतना ही कम वायु प्रदूषण करता है। तो चूँकि इसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का, इसीलिए यह सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इस हाइड्रोजन का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग मुख्यतः रॉकेट ईंधन और उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और बताना है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत, 1 और अनंत के बीच। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है।
अब अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होता है। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है और इसके एक ओर धातु की पतली परत चढ़ी होती है और ये परत इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे किरण क्षय सबसे कम हो, इसीलिए उस पर जो है धातु की पतली परत का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर युग्मों लिखा हुआ है, यहाँ पर युग्मों होना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। आंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ये हम लोगों का करेक्ट है। दूसरा दिया गया है आंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी हम लोगों का सही है। ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्त, ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है एमीटर, ये विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं होता है। ये क्या होता है? एमीटर जो होता है इससे विद्युत धारा मापी जाती है, अर्थात ये विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि इसका आविष्कार, एमीटर का जो है आविष्कार कब हुआ था? तो एमीटर का आविष्कार 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में एम्पियर ने किया था। और यदि किसी चालक को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा मान और चालक की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी शेष जितने भी दिए गए हैं तीनों वो हमारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी हम लोगों को सुमेलित करना है। दिया गया है त्वचा कैंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापन, डेसिबल, ओजोन छिद्र, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर किसका किससे संबंध है यही हम लोगों को सुमेलित करके बताना है। तो यहाँ पर जो त्वचा कैंसर है इसका संबंध जो है पराबैंगनी प्रकाश से है। त्वचा कैंसर का संबंध किससे है? पराबैंगनी प्रकाश से है, अर्थात पहले का जो है मिलान किससे होगा? दूसरे से होगा। फिर ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को हम लोग जानते हैं डेसिबल्स में मापा जाता है, ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद में वैश्विक तापन, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अर्थात 4 हो जाएगा। और उसके बाद में ओजोन छिद्र का संबंध जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो यहाँ पर 2 3 4 1 क्या बनेगा? 2 3 4 1। तो इस तरीके से इसका संबंध बनेगा। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है लैक्टोस खट्टा दूध, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है लैक्टोस खट्टा दूध, ये सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि लैक्टोस क्या होता है। लैक्टोज क्या होता है? तो लैक्टोज जो है एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है और दूध के हल्के मीठेपन का कारण होता है। अर्थात जो दूध हल्का मीठा होता है वो किस कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कि दूध आखिर खराब होता है, खट्टा होता है, तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो दूध लैक्टोबैसिलस नामक, क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस
लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण खराब होता है और यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध जो है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब होता है, खट्टा होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खराब हो जाता है। और दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इसी जीवाणु के द्वारा किया जाता है। अर्थात किस जीवाणु के द्वारा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? यहाँ पर बताना है किस विस्फोटक को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। TNG, TNP, TNA, TNT। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है TNG, ये नोबेल तेल के नाम से भी जाना जाता है। TNG को हम लोग नोबेल तेल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि TNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TNG का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन गैसीय तैलीय तत्व होता है जो डायनामाइट बनाने के काम में आता है। अर्थात TNG का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायनामाइट को बनाने में किया जाता है। इस विस्फोटक की खोज किसने की थी? तो इस विस्फोटक की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने, किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने 1846 में की थी। कब की थी? 1846 ईस्वी में की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो प्राकृतिक फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है काइनेटिन, बी नंबर जिब्रेलिन, सी नंबर ऑक्सिन और डी नंबर एथिलीन। तो प्राकृतिक फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एथिलीन का प्रयोग प्राकृतिक फल को पकाने में किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो एथिलीन होता है ये गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। इसके द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है। यह पौधों की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है और पौधे के विभिन्न भागों की सुसुप्तावस्था को समाप्त कर अंकुरण के लिए भी प्रेरित करता है। और ये जो हार्मोन होता है ये फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एथिलीन नामक जो कार्बनिक यौगिक है इसका प्रयोग व्यापक दृष्टिकोण से फलों के पकाने व उनके संरक्षण में किया जाता है। इसका प्रयोग कहीं और, तो इसका प्रयोग जो है मस्टर्ड गैस बनाने, निश्चेतक के रूप में और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला को उत्पन्न करने में भी किया जाता है। अन्य कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? इसका उपयोग मस्टर्ड गैस को बनाने में, निश्चेतक के रूप में और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला को उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया है निम्न में से मुख्यतः किसके लिए सीट्रेन संख्या, यहाँ पर सीट्रेन संख्या लिखा हुआ है, सीट्रेन संख्या नहीं सीटेन संख्या होगा। क्या होगा? सीटेन संख्या होगा। तो निम्न में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? यहाँ पर बताना है कि सीटेन संख्या का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? पेट्रोल के लिए, मिट्टी का तेल, डीजल और तारपीन का तेल। तो जो सीटेन संख्या होती है वो डीजल के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए प्रयुक्त होती है? डीजल के लिए। और एक होती है ऑक्टेन संख्या। क्या होती है? ऑक्टेन संख्या, जिसका प्रयोग पेट्रोल के लिए क्या उपयुक्त होता है? ऑक्टेन संख्या की जाती है। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पूर्व हो जाता है, जिसमें ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर के धात्विक ध्वनि अर्थात मेटेलिक साउंड उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। इसी धात्विक ध्वनि को, मेटेलिक साउंड को क्या कहा जाता है? अपस्फोटन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
अपस्फोटन कहा जाता है। और अपस्फोटन को कम करने के लिए कुछ यौगिक उसमें मिश्रित कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? इसी अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें ईंधनों में कुछ यौगिकों को मिलाया जाता है, जिससे उसका अपस्फोटन कम हो जाता है। तो पेट्रोल और डीजल के अपस्फोटन को क्रमशः ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अधिरक्तस्राव है। यहाँ पर बताना है अधिरक्तस्राव क्या होता है। तो अधिरक्तस्राव को हम लोग हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया और अधिरक्तस्राव ही जो है वो क्या है? हीमोफीलिया है। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो है एक जीवाणु घटित रोग है, या एक विषाणु घटित रोग है, या एक प्रदूषण घटित रोग है, या एक आनुवंशिक विकार है। तो अधिरक्तस्राव जो होता है हीमोफीलिया, ये एक आनुवंशिक विकार होता है। क्या होता है? एक आनुवंशिक विकार होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो उसके चोट वाली जगह पर रक्तस्राव जो होता है, अर्थात रक्त का जो बहना होता है या निकलना होता है, वो बंद नहीं होता है। और यह रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। बताना है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, GS खुश, BP पाल। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर विश्व में पूछा जाएगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग, लेकिन अगर भारत में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो MS स्वामीनाथन, जो यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन दिया गया है, ये भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व का अगर पूछा जाता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और अगर भारत का पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, साइटोकाइनिन, यह एक पादप हार्मोन होता है। पादप हार्मोन विशेष जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और पादप हार्मोन्स को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? पादप हार्मोन को 5 वर्गों में बांटा गया है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल और एथिलीन। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है वह एक पादप हार्मोन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। यहाँ पर बताना है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, अर्थात विटामिन ए का संग्रह कहाँ पर होता है? यकृत में, या त्वचा में, या फुफ्फुस में, या वृक्क में। तो यहाँ पर मानव शरीर में जो विटामिन ए का भंडारण होता है वो यकृति में होता है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? अगर पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C20H29, C20H29OH होता है। अर्थात इसका रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता, कितना है? C20H29OH, और इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। और यह जो होता है विटामिन ए, यह यकृत में भंडारित होता है। और एक विशेषता और कि ये वसा में जो है वो क्या होता है? घुलनशील होता है, वसा में ये घुल जाती है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो श्वास नली और पाचन नाल की उपकलाएँ रुग्ण को इसके अतिरिक्त
रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग जो है वो विटामिन ए के कारण होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया गया है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। यहाँ पर पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, यहाँ पर बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पर दिया गया है घास से, शैवालों से, वृक्षों से, धान के खेतों से। तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है वो शैवालों से उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। शैवाल से जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। अब शैवालों के अध्ययन को अगर पूछा जाए कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, अर्थात फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये ताज़े जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरने, कीचड़ नदी एवं तालाबों में पाए जाते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस तथा चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइटस के नाम से जाना जाता है। तो जो शैवाल जो है वो जो शैवाल चट्टानों पर पाए जाते हैं उन्हें लिथोफाइटस, और जो शैवाल जो है वो क्रिप्टोफाइटस कहते हैं जो बर्फ़ पर पाए जाते हैं। बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइटस, और चट्टानों पर पाए जाने वाले को लिथोफाइटस कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? यहाँ पर बताना है कौन सा एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा, आम। आम जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। प्रति 100 ग्राम आम, पपीता और सेब में, अगर प्रति 100 ग्राम आम में देखा जाए तो 54 मिलीग्राम। आम में कितना? 54 मिलीग्राम। और अगर पपीते में देखा जाए तो पपीते में 47 मिलीग्राम, और अगर सेब में देखा जाए तो 3 मिलीग्राम विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में पाया जा रहा है? आम में पाया जाता है। और अगर अमरूद की बात की जाए तो अमरूद में विटामिन ए की मात्रा बहुत ही कम होती है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, पपीते में पीले रंग का कारण है। यहाँ पर बताना है कि पपीते जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, क्यों? तो पपीते के पीले रंग का यहाँ पर हम लोगों को कारण बताना है। पपैन ऑप्शन है, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन या कैरोटीन। तो इसमें बताना है कि किसके कारण जो है पपीता पीले रंग का होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन कैरिकाजेंथिन जो होता है इसी के कारण पपीता पीले रंग का होता है। किसके कारण पपीता पीले रंग का होता है? कैरिकाजेंथिन के कारण पपीता जो है पीले रंग का होता है, अर्थात यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी अधिक चालक द्वारा प्राप्त, किसी यहाँ पर होना चाहिए अतिचालक, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप, यहाँ पर पता लिखा हुआ उल्टा लिख गया। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। यहाँ पर बताना है कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन या 300 केल्विन। तो किसी अतिचालक द्वारा जो अधिकतम ताप होता है वो 133 केल्विन ताप होता है। कितना होता है? 133 केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है। यहाँ पर बताना है कि जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है। उत्तल दर्पण जैसा, अवतल लेंस जैसा, अवतल दर्पण जैसा, उत्तल लेंस जैसा। तो यहाँ पर बताना है कि जल में वायु का बुलबुला किस तरीके से कार्य करता है। तो जल में वायु का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि अवतल लेंस क्या होता है। तो ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उस लेंस को क्या कहा जाता है?
अवतल लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस कौन होते हैं? जिनके दोनों तल जो है, दोनों पृष्ठ जो है अवतल होते हैं और इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान अथवा असमान भी हो सकती हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्य का संबंध जूल से, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो यहाँ पर दाब है, ये जो है दाब का जो एसआई मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है पास्कल। क्या होती है दाब की एसआई यूनिट? पास्कल होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दाब का संबंध डाइन से है, ये गलत है, क्योंकि दाब का जो एसआई यूनिट होता है वो दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या कार्बन 14। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ट्यूमर को संसूचित करने में कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। तो आर्सेनिक 74, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त जो रेडियो समस्थानिक है वो आर्सेनिक 74 है। अब अगर हम लोग कोबाल्ट 60 की बात करें तो कोबाल्ट 60 का संबंध जो है वो किससे होता है? कैंसर से होता है। कोबाल्ट 60 क्या होता है? कैंसर से होता है। अगर हम लोग सोडियम 24 की बात करें तो सोडियम 24 रक्त व्यतक्रम की पहचान के लिए होता है। क्या होता है? रक्त व्यतक्रम की पहचान के लिए होता है। और अगर हम लोग कार्बन 14 की बात करें तो इसमें पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है? जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, वृक्ष वगैरह जो बहुत सा पुराने होते हैं, उन सब की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? इसमें बताना है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? चिकित्सा संबंधित थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी या थर्मामीटर, और डी पायरोमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को दिया गया है पायरोमीटर, ये सही होगा। 1500 या 1500 से अधिक तापमापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 1500 या 1500 अधिक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर होता है, इसका प्रयोग जो है वो 35 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर का प्रयोग 35 से लेकर के 43 तक होता है। और इसके बाद में जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है या थर्मामीटर है, इसको जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग प्रयुक्त करते हैं। और जो ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर है, यहाँ पर सेकंड नंबर में जो दिया गया है, ये 200 से 1200 के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? 200 से 1200 के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पायरोमीटर का प्रयोग जो है 1500 या 1500 से अधिक के लिए किया जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा तापमापन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उच्च ताप को मापने के लिए, वो किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पर दिया गया है क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पर बताना है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो यहाँ पर बताना है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है ज़्यादा? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इसके लिए इन्हें सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं पानी की आवश्यकता होती है। और जो मैग्नीशियम होता है, ये क्लोरोफिल के अणुओं का निर्माण करता है। मैग्नीशियम का काम क्या होता है? ये क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्लोरोफिल में क्लोरोफिल या इसी को हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है, इसमें अणुओं का निर्माण करता है।
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, भोजन का विषाक्त होना किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। यहाँ पर बताना है कि भोजन का विषाक्त होना किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दिया गया है एजोटोबैक्टर के, बी लैक्टोबैसिलस के, सी कोलेस्ट्रीडियम के और डी राइजोबियम के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है कोलेस्ट्रीडियम, ये हम लोगों का सही होगा। भोजन का विषाक्त होना कोलेस्ट्रीडियम स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। यहाँ पर बताना है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं कैसे, विविपैरस, मांसल, शाकीय या विषम पर्णी। तो यहाँ पर बताना है कि कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो मरुभूमि के पादप हैं वो कैसे होते हैं, मांसल होते हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मांसल पौधे जो होते हैं वो केवल अत्यधिक गर्मी वाले स्थानों पर ही उत्पन्न होते हैं। जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पाई जाती है वहाँ ही पर मांसल पौधे उत्पन्न होते हैं। वृक्षों को वाष्पीकरण तथा पशुओं से बचाने के लिए प्रकृति इन्हें कांटे, मतलब इनमें जो मांसल पौधे होते हैं, पादप होते हैं, इसमें प्रकृति से बचाने के लिए या पशुओं से बचाने के लिए इसमें कांटे होते हैं और इस प्रकार के वृक्षों की मोटी छाल भी पाई जाती है जिससे गर्मियों में इनकी रक्षा होती है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। खमीर एक उदाहरण है। यहाँ पर बताना है कि खमीर एक उदाहरण है किसका, जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या शैवाल का। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कवक का। खमीर जो है वो कवक का एक उदाहरण होता है। कवक है क्या, कवक हरित लवक रहित संकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है और इसका अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अतः ये विविध पोषी होते हैं और खमीर जो है वो कवक का एक अच्छा उदाहरण है। आइए देखते हैं 26, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। यहाँ पर बताना है कि एड्स के लिए कौन सा विषाणु उत्तरदायी है, ग्रंथि विषाणु, किरमीर विषाणु, टी इवेन विषाणु या रेट्रो विषाणु। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रेट्रो विषाणु, ये हम लोगों का सही ऑप्शन है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु जो है वो रेट्रो विषाणु है। HIV एक तरह का रेट्रो वायरस है। RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को क्या कहा जाता है, रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस क्या होता है, RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने का काम करता है। और HIV धनात्मक एकत्र रेशे वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। इसमें बताना है कि किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, बंदर में, मगर में, मछली में या मेढक में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेढक। मेढक जो है 3 प्रकोष्ठ हृदय वाला होता है, अर्थात जो उभयचर प्राणी होते हैं वो 3 प्रकोष्ठ वाले होते हैं। और मेढक जो है किस वर्ग का प्राणी है, ये एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। किस वर्ग का प्राणी है, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। और एम्फीबिया वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं वो उभयचर होते हैं, असमतापी होते हैं। ये श्वसन जो है क्लोमों द्वारा, त्वचा द्वारा और फेफड़ों द्वारा करते हैं। इसमें 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक है। यहाँ पर बताना है कौन सा ऐसा विटामिन है जो स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 या विटामिन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन B6।
विटामिन B6 जो होता है वो किसी भी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है। और विटामिन B6 का अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो विटामिन C का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है रासायनिक नाम? पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है और यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन B6 क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात शरीर का बढ़ना कम हो जाता है और व्यक्ति जो है आरक्तता का शिकार हो जाता है और स्वप्न को पर्याप्त समय में याद रखने में भी ये जो है सबसे ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें सब में कौन बहुलक नहीं है? घी, स्टार्च, प्रोटीन या रुई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हम लोगों का, ये सही ऑप्शन होगा। घी जो है बहुलक नहीं है, बाकी स्टार्च, रुई और प्रोटीन ये सारे के सारे बहुलक हैं। बहुलक होता क्या है? बहुलकीकरण जो है वह रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के 2 या 2 से अधिक गुण मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिक बहुलीकृत यौगिक कहे जाते हैं या बहुलक कहे जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 30 दिया गया है हम लोगों को। कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेलुलोस या ग्लिसरीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सेलुलोस, ये हम लोगों का सही ऑप्शन है। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोस है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी हम लोगों को सुमेलित करना है। रिवाल्वर, यहाँ पर रिवाल्वर की खोज किसने की थी ये बताना है। अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट पास्कल, शीतलता का नियम कोल्ट या दाब का नियम न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए मिलान जब किया जाएगा तो रिवाल्वर जो है वो कोल्ट, रिवाल्वर की खोज किसने की थी? कोल्ट ने की थी। अगर डायनामाइट की बात की जाए तो डायनामाइट का संबंध किससे है? अल्फ्रेड नोबेल से है, अर्थात पहले का तीसरा हो गया और दूसरे का पहला हो गया। इसके बाद में शीतलता का नियम जो है वो न्यूटन, शीतलता का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, अर्थात तीसरे का संबंध किससे है? चौथे से है। और दाब का नियम जो है वो क्या है? पास्कल है, अर्थात 3 1 4 2। यहाँ पर क्या होगा? पहले का संबंध तीसरे से, दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से और चौथे का संबंध दूसरे से है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। कितने समय तक स्विच ऑन रखा जाता है? 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। यहाँ पर हम लोगों को प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा बतानी है कि प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? 425, 4 या 0.4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा, 0.4। विद्युत ऊर्जा, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है, ये होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000। वाट गुणे घंटा बटे 1000 होता है। यहाँ पर वाट कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। बटे में 1000 होता है और बटे में 1000 जब करेंगे यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4/10 और 4/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? लुईसाइड, मस्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड या फास्जीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है मस्टर्ड गैस, ये सही ऑप्शन होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था और मस्टर्ड गैस जो होती है यह एक विषैली गैस है। इसका प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है।
यहाँ पर बताना है यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, 30%, 25%, 47% या 60%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 47% होता है। कितना होता है? 47% होता है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है CONH2 है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र यूरिया का वो CONH2 है और यह पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है। और नाइट्रोजन प्रतिशत की बात की जाए तो इसमें लगभग 47 अर्थात 46.6% होता है, अर्थात 47% माना जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। यहाँ पर बताना है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है खाद्य तेलों का, पेट्रोल का, केरोसिन तेल का या सुगंधित तेल का। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न में देखा था कि सीटेन संख्या जो है वो डीजल के लिए और ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल की गुणवत्ता का माप होता है। सीटेन संख्या डीजल की गुणवत्ता और ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णाकार में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। और यही धात्विक ध्वनि जो होती है वो क्या कही जाती है? अपस्फोटन कही जाती है। और जिसका अपस्फोटन अधिक होता है वह उपयोग के लिए अच्छा नहीं माना जाता और उसी अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें कुछ यौगिक मिश्रित कर दिए जाते हैं, जिससे अपस्फोटन कम हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। ट्यूबलाइट में भरी होती है। यहाँ पर बताना है कि ट्यूबलाइट में भरी होती है क्या? सोडियम वाष्प, कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे की गैस या मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। तो यहाँ पर बताना है कि ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का डी दिया गया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस, ये ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 37 दिया गया है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो एंडोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र को अंतःदर्शी या एंडोस्कोप कहते हैं। इसमें प्रकाश तंतु की बनी हुई प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्व आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? शरीर के अंदर का जो परीक्षण किया जाता है या उसके अंदर का चित्र प्राप्त किया जाता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। मैड काउ रोग का कारक है। यहाँ पर बताना हम लोगों को मैड काउ रोग का कारक है जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रायांश। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मैड काउ रोग का क्या कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा, प्रायांश। मैड काउ रोग जो है ये प्रभावित किसको करता है? मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये जो रोग है मैड काउ रोग ये मवेशियों में पाया जाता है अर्थात जानवरों में पाया जाता है और ये सीधे उनके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मस्तिष्क में उपस्थित प्रायांश नामक विकृति प्रोटीन इस रोग का कारण होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। बताना है रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? फाइब्रिन से, इलास्टिन से, केराटिन से या कोलेजन से। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है।
इसमें सही हम लोगों को बताना है कि रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर किस तरीके से निर्मित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केराटिन। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, केराटिन से। रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? केराटिन से निर्मित होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर किसी लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी? उसके व्यास में, उसके सतह के क्षेत्रफल में, आयतन में या घनत्व में। तो यहाँ पर बताना है सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी? तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो है उसके सतह के क्षेत्रफल में होगी। कहाँ पर होगी सर्वाधिक वृद्धि? उसके सतह के क्षेत्रफल में होगी। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए। किसी चुंबक को, प्रश्न कह रहा है कि किसी चुंबक को अगर 2 बराबर लंबाई के टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? दोनों टुकड़े अपना चुंबकत्व खो देंगे। एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरह कार्य करेगा और दूसरा दक्षिणी पोल की तरह, या उनमें से एक टुकड़ा अपना चुंबकत्व खो देगा, या दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। तो यहाँ पर बताना है कि अगर चुंबक को काट दिया जाए 2 टुकड़ों में तो इसमें क्या होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, ये सही होगा। दोनों टुकड़े कैसे होंगे? संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, अर्थात जो उसके 2 पोल एन और एस होते हैं, चुंबक को चाहे जितने भागों में बांटा जाए हमेशा वो अपने 2 पोलों एन और एस में ही विभाजित होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। यहाँ पर बताना है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में। तो ध्वनि का जो वेग सर्वाधिक होता है वो धातु में होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? धातु में होता है। वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो 300 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो 300 मीटर प्रति सेकंड होता है। द्रव में 1500 होता है। द्रव में कितना होता है? 1500 होता है, जबकि धातुओं में इसकी चाल 2500 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 2500 मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात धातुओं में सर्वाधिक वेग ध्वनियों का पाया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक तेज जल रहा है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2 बल्ब लगे हैं, एक तेज जल रहा है, एक मंद जल रहा है। बताना है कौन सा कथन सही है? तेज जल रहे बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, या मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, या दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान है, या प्रकाश की दीप्तता प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितना प्रतिरोध कम होगा बल्ब की चमक या बल्ब उतना ही तेज जलेगा। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 को, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है? बताना है इन धातुओं में से किस में तांबे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या गन मेटल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कांसा दिया गया है, कांसे में तांबे की मात्रा सर्वाधिक होती है। पीतल में जो है वो कितना होता है? 68 से 71% होता है। अगर 71 होता है, अगर पीतल की बात की जाए तो पीतल में कितना होता है? 68 से 71 होता है। और अगर कांसे में बात की जाए तो कांसे में 88% होता है। कितना होता है? कांसे में 88% होता है, जबकि अगर देखा जाए टिन में तो टिन में जो है वो 12% होता है। टिन में कितना होता है? 12% होता है। और जर्मन सिल्वर में तांबा जो है वो 50% पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कितना पाया जाता है? 50% पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गन मेटल की बात की जाए तो गन मेटल में
85% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 85% पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जा रहा है? कांसे में पाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? यहाँ पर मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? नाइट्रिक अम्ल के, पायरुविक अम्ल के, ऑक्सैलिक अम्ल के या यूरिक अम्ल के? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल दिया गया है, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल ना होकर के क्या होना चाहिए? लैक्टिक अम्ल होना चाहिए। क्योंकि नाइट्रिक, यहाँ पर जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मांसपेशियों में थकावट किसके कारण आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। तो यहाँ पर किसी ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल होना चाहिए। तो हम ए नंबर ऑप्शन को यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल को क्या मान ले रहे हैं? लैक्टिक अम्ल मान ले रहे हैं। अगर लैक्टिक अम्ल मान लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। या सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि मांसपेशियों में थकावट का जो कारण होता है वो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने का कारण है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 दिया गया है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु या लिगमेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन या मांसपेशीय ऊतक? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो सही होगा, स्नायु लिगमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर बताना है स्नायु लिगमेंट। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक जो होते हैं, इसी को क्या कहता है? प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें लिगमेंट कहते हैं। वस्तुतः मजबूती से बंधा हुआ हड्डियों का जोड़ जो ऊतक से कसा रहता है उसी को क्या कहा जाता है? लिगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिगमेंट या स्नायु कहा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। एक को छोड़ करके बाकी बताना है इसमें कि एक को छोड़ करके सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है। कौन? पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, आंत्रज्वर। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस है सिवाय एक को छोड़कर जो है। यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोगों का वो करेक्ट आंसर होगा, आंत्रज्वर। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो आंत्रज्वर को छोड़ करके ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती है। बाकी पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलसुआ ये सारे के सारे वायरस के कारण ही फैलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? किस गैस का प्रयोग होता है? एथेन का, एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीटोसिन का? तो अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में देखा था एथिलीन जो होता है वो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? एथिलीन जो है प्रयुक्त किया जाता है किसको पकाने के लिए? कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसमें बताना है कि कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ओमर, स्टपीज, मैलियस या इन्फस? तो यहाँ पर जो स्टपीज दिया गया है ऑप्शन नंबर बी ये हम लोगों का सही होगा। स्टपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह जो है वो कान के अंदर पाई जाती है। स्टपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है और यह सबसे छोटी होती है। ओमर जो है वो फेशियल में पाई जाती है। ओमर कहाँ पाई जाती है? ये फेशियल में पाई जाती है। और मैलिथस और इन्फस जोड़े के रूप में पाई जाने वाली कान की हड्डियाँ होती हैं जो स्टपीज से बड़ी होती हैं। तो कान में इस तरीके से मिलाकर कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 हड्डियाँ होती हैं। कान में कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 हड्डियाँ होती हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? हर्पीस, पोलियो, चेचक या टिटनेस?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टिटनेस, यह एक जीवाणु जनित रोग है। हर्पीस, पोलियो व चेचक ये सब बीमारियाँ वायरस के कारण होती हैं। हर्पीस, पोलियो, चेचक ये सारी की सारी बीमारियाँ वायरस के कारण होती हैं, जबकि टिटनेस रोग जो है वो बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस किसके द्वारा होता है? टिटनेस जो है वो बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। सामान्यतः इसे लॉकजा लॉकजा या धनुष्टंकार कहा जाता है और इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता है, अर्थात इस तरीके से पूरी शरीर जो है वो अकड़ी होती है, अर्थात शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है बुझा चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अर्थ है जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है और इसे जो है जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। किसको गर्म करके बनाया जाता है? जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। CaSO4 2H2O, इसी को जिप्सम कहा जाता है और इसी को गर्म करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। इसके उपयोग की अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का विशेष गुण होता है कि वह इसमें पानी की उचित मात्रा मिलाने पर कड़ा हो जाता है, जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में धूप रोकने के लिए खिड़कियों, दरवाज़ों तथा अन्य स्थानों के छिद्रों को सील करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मूर्तियों के लिए सांचे बनाने में भी उपयोग होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बहुत ही उपयोगी होता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है वह है, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वह है, किसका प्रयोग किया जाता है? रेत अभ्रक गंधक का, रेत सोडा अभ्रक का, रेत सोडा वाटर का या रेत सोडा गंधक का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रेत सोडा और वाटर की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए क्वार्टस। क्या होना चाहिए? क्वार्टस। तो रेत सोडा और क्वार्टस का उपयोग जो है वो कच्चे माल के रूप में कांच के निर्माण में होता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण की अगर बात किया जाए तो प्राचीन काल में ही कहाँ पर हुआ था? मिस्र में हुआ था। प्राचीन काल में ही अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में कांच का निर्माण कहाँ पर हुआ था? मिस्र में हुआ था। और कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय, पारदर्शक या अल्प पारदर्शक समांगी मिश्रण होता है, अर्थात इसमें कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा और क्वार्टस की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए अति आवश्यक है? ऑक्सीजन, स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोटीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीवधारियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और इस क्रिया द्वारा पृथ्वी पर जीवन निर्भर है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल व कार्बन डाइऑक्साइड कौन? H2O और CO2 जैसे सरल अकार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाएं आदि बनाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में,
जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही होगा, जल चक्र में। सौर विकिरण जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? सौर विकिरण की जल चक्र में होती है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 55 दिया गया है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण का सबसे कम संग्राह्य अंग है? यहाँ पर बताना है कि मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्राह्य है, अर्थात सबसे कम प्रभावित होता है। आँख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो सबसे कम जो प्रभावित होता है वो मस्तिष्क है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा संग्राह्य की बात की जाए या सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित होने की बात की जाए तो वो आँख है। विकिरणों द्वारा जो है आँख सबसे ज़्यादा और मस्तिष्क सबसे कम प्रभावित होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। अर्थात यहाँ पर बताना है कि हेपेटाइटिस से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़ा, हृदय या मस्तिष्क? यकृत, फेफड़ा, हृदय या मस्तिष्क? तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यकृत। यकृत जो है वो हेपेटाइटिस रोग के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है। आइए देखते हैं हम लोग 57 दिया गया है, गति प्रेरक जिसे पेसमेकर कहते हैं का क्या कार्य होता है? यहाँ पर बताना है गति प्रेरक का क्या कार्य होता है। यह हृदय स्पंदन कम करता है, यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है, यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है, यह हृदय में रुधिर प्रवाह त्वरित करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्थात यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। क्या करता है? यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, थायमीन है। यहाँ पर बताना है कि थायमीन क्या है? विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है या विटामिन B1 है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विटामिन B1 को ही क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। थायमीन किसे कहा जाता है? विटामिन B1 को जो है वो थायमीन कहा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, एलिसा परख से पहचान की जाती है। यहाँ पर बताना है एलिसा परख से पहचान की जाती है किसकी? एड्स की, टाइफाइड की, कैंसर की या गर्भावस्था की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा, एड्स की। एड्स की पहचान जो है वो एलिसा से की जाती है। एलिसा परख से किसकी पहचान की जाती है? एड्स की पहचान की जाती है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। यहाँ पर बताना है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी किसमें पाई जाती है? कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और इसका नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। और यह हड्डी 1.2 मिलीग्राम की होती है। कितने की? 1.2 मिलीग्राम की होती है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा उत्पन्न होती है? यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से उत्पन्न नहीं होती? पोलियो, पांडु रोग, चेचक या डिप्थीरिया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है वो वायरस से ना होकर के बैक्टीरिया द्वारा अर्थात जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। डिप्थीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया द्वारा या कह सकते हैं जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62, गाड़ियों के टायरों में भरी जाती है, हवा भरी जाती है क्योंकि? यह कुचालक है या सस्ती है, इसका घनत्व कम है या अधिक संपीड्य है? तो गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य होती है। हवा जो है अधिक संपीड्य होने के कारण ही इसे गाड़ी की टायरों में भरा जाता है, जिससे गाड़ियों को चलाने में यदि सड़क ऊंची नीची होती है तो वह अधिक संपीड्य के कारण सड़क पर अपना संतुलन स्थापित कर लेती है और उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63,
ध्वनि की चाल होती है। यहाँ पर बताना है कि ध्वनि की चाल होती है अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह, अप्रगामी तरंगों की तरह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा। ध्वनि की चाल जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरीके से होती है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का या सोडियम का? तो माचिस बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोगों का सही होगा। माचिस बनाने में मुख्यतः चीड़ की लकड़ी, फास्फोरस और सलाइयों के सिरों पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है तथा डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है यकृति में, अग्नाशय में, गुर्दे में या पिट्यूटरी में? तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अग्नाशय में। मानव हार्मोन इंसुलिन जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नाशय में उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सामान्य विज्ञान के 65 प्रश्नों को देखा और सीखा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।